Hello friends. So in this session we are going to look at important current affairs from the month of May, right? So before that you could subscribe to the channel for all MBA related updates and also press bell icon to receive notifications of important videos like these, right? You could download the StudyBuzz app for free CAT MBA mocks and videos. And you could connect with us on Instagram and Facebook as well. अब अगर आप एक सीरियस MBA एस्पिरेंट हो तो आप स्टडी बस पेन ड्राइव कंसिडर कर सकते हो अपनी MBA प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वीडियोस, साथ ही साथ आपको सारी ई बुक्स मिल जाती हैं और इनको एक्सेस करने के लिए आपको बिल्कुल भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड द पेन ड्राइव कंटेन्स ऑल द टेस्ट सीरीज, यू कैन प्ले द वीडियोज अनलिमिटेड टाइम्स, राइट? आपको साथ ही साथ 24/7 डाउट फोरम पोर्टल भी मिल जाता है, राइट? एंड यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिक से मॉडरेट से एडवांस लेवल तक आप कर सकते हो, राइट? सो यू कुड विजिट www.studybuzz.co.in to buy the StudyBuzz pen drive, right? नाउ जो आपका पोर्टल है वहां पे आपको भाई स्टडी प्लानर मिल जाता है, आपको साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यू गेट टॉपिक वाइज टेस्ट फ्रॉम बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल, राइट? कंप्लीट ई बुक्स, देन यू हैव वीकली जीके एंड करंट अफेयर्स टेस्ट, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं कैट, स्नैप, राइट? जैट, IIFT, एनमैट, टिसनेट, ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे LR, DI, वर्बल, क्वांट्स के अलग अलग से, राइट? So you could contact on this helpline number for more information. Now, RBI has decided to withdraw rupees 2000 banknotes from circulation under the clean note policy. The policy says that 2000 rupee notes will continue to be legal tender but will not be circulated. RBI has said members of the public may deposit rupees 2000 banknotes into their bank accounts or exchange them for banknotes of other denominations. Exchange of rupees 2000 banknotes of other denominations can be made up to a limit of rupees 20,000 at a time from 23rd May 2023. राइट? तो बेसिकली यहाँ पे RBI ने ये डिसाइड किया है कि जो भी 2000 रुपीज के नोट्स हैं जो कि सर्कुलेशन में हैं उनको अब विदड्रॉ कर लिया जाएगा, राइट? सर्कुलेशन में यानी कि जो भी पब्लिक के पास 2000 रुपये के नोट्स हैं वो RBI वापस कर लेगी, राइट? वापस कैसे लेगी? आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 2000 नोट्स पब्लिक के पास है, पब्लिक कैन ईदर डिपॉजिट इट इन देयर बैंक अकाउंट और दे कैन गो टू देयर बैंक एंड एक्सचेंज इट फॉर अदर डिनोमिनेशन, जैसे कि 100 रुपीज, 500 रुपीज में वो एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? सो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भाई ये जो 2000 नोट है ये लीगल टेंडर तो रहेगा बट ये अब सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, ये सब कुछ RBI के पास वापस चला जाएगा, राइट? सो दैट इज द क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ द Reserve Bank of India, right? Then, according to Morgan Stanley, India is expected to contribute 16% of the global gross domestic product growth over 2023-24. The Indian economy is a key contributor to Asian economic growth, outperformance, and the broad-based recovery in demand runs counter to the weakness seen outside Asia. In recent months, a wide variety of indicators suggest that India's recovery is strong and broad-based and is well placed to sustain growth rates of above 6%. Right? तो मॉर्गन स्टैनली बैंक के हिसाब से भाई इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल GDP में, ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन होने वाला है 16%, राइट? 2023-2024 जो अगला ये वाला फाइनेंशियल ईयर है इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्लोबल GDP इज गोइंग टू बी 16%, राइट? सो जो इंडियन इकोनॉमी है वो एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की कंट्रीब्यूटर है, राइट? एंड इन रिसेंट मंथ्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट इंडियाज रिकवरी इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बेस्ड, राइट? नाउ गूगल पे इन एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI rolled out support for RuPay credit cards on unified payments interface. With this, the users can now link their RuPay credit cards with Google Pay to pay at all online and offline merchants where RuPay credit cards are accepted. It is now available to RuPay credit card holders of Axis Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, HDFC Bank, Indian Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank and Union Bank of India.
राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एनपीसीआई और गूगल पे ने आपस में एसोसिएट किया है एंड दे हैव रोल्ड आउट आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको रुपए के साथ लॉन्च किया गया है, राइट। तो बेसिकली जो रुपए क्रेडिट कार्ड्स है वो यूपीआई में भी आप यूज कर सकते हो, राइट। अभी आप यूपीआई पे क्या अपने फोन नंबर के साथ सिर्फ कर सकते हो, राइट। आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है आपके फोन नंबर से, और फिर आपको कोई भी यूपीआई ऐप जैसे कि भीम हो गया या गूगल पे हो गया, फोन पे, पेटीएम, व्हाटएवर, राइट। बट नाउ यू कैन यूज द यूपीआई ऑन द रुपे क्रेडिट कार्ड्स एज वेल. PhonePe has become the first digital payments app to successfully enable the linkage of 2 lakh RuPay credit cards to the UPI. Besides, it has also processed a total payments value (TPV) of rupees 150 crores via RuPay credit on UPI. PhonePe offers a comprehensive suite of solutions for RuPay credit on UPI in partnership with NPCI. It has already enabled the acceptance of RuPay credit cards on UPI across 12 million merchant outlets. Right? तो PhonePe बन चुका है सबसे पहला डिजिटल पेमेंट्स ऐप, राइट, विच हैज सक्सेसफुली लिंक्ड ओवर 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स यूपीआई से, राइट। रुपए क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक कर दिया है सबसे तेज PhonePe ने, राइट। एंड बिसाइड्स दे हैव आल्सो processed a total payment value TPV of rupees 150 crores via the same RuPay credit cards on UPI. Right? Now, according to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade data, the foreign direct investment, that is FDI, into India has declined by 22% to $46 billion in the financial year 23. Reason? Lower inflows in computer hardware and software and the automobile industry. The FDI inflows stood at $58.77 billion in the last financial year, right? और top investors कौन सी countries रही हैं? सबसे top investor रहा है सिंगापुर $17.2 billion, then Mauritius, US and UAE, right? State wise, Maharashtra received the highest inflows of $14.8 billion. So as per the official गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, राइट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, सो इन्वेस्टमेंट्स दैट हैपन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो 22% से डिक्लाइन किया है, राइट। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो एफडीआई था वो था $58.7 बिलियन, राइट, $59 बिलियन ऑलमोस्ट। एंड इस बार 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में रहा है $46 बिलियन, राइट। अब जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो कौन है, देख लेते हैं भाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, राइट। कौन है टॉप इन्वेस्टर्स? मॉरिशियस, टॉप है सिंगापुर, राइट, सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस एंड यूएई। स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे इनफ्लो हुआ है? वो हुआ है महाराष्ट्र में, $14.8 बिलियन, राइट। श्रीचंद परमानंद हिंदुजा passed away in London. He was a noted businessman. He was a chairman of the Hinduja Group. He was a British billionaire, businessman, investor and philanthropist. As of August 2022, together with his brother Gopi Chand, he was the United Kingdom's richest man. In 1952, he joined his father P.D. Hinduja, founder of Hinduja Group, in the family business. Subsidiaries of Hinduja Group: Ashok Leyland, IndusInd Bank, गल्फ ऑयल इंटरनेशनल लिमिटेड, क्वेकर हॉटन एटसेट्रा, राइट। तो जो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं श्रीचंद परमानंद, जो कि ही वाज आल्सो द रिचेस्ट मैन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, राइट, अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर गोपी चंद हिंदुजा। इनका भी डेथ हो गया है लंदन में, एंड ये यूके बेस्ड बिजनेसमैन ही थे, राइट। इनके जो नोटेड सब्सिडरीज हैं वो हैं ब्रांड्स लाइक अशोक लेलैंड, इंडसइंड बैंक, गल्फ ऑयल इंटरनेशनल लिमिटेड एटसेट्रा, right? Sarath Babu, who passed away at 71 from multi-organ failure, was veteran actor. He has primarily worked in Tamil and Telugu films and was known for his roles in Annamalai and Muthu. He has appeared in more than 200 films, including Kannada, Malayalam and Hindi films. He started his career in 1973 through a Telugu film and later became popular through the Tamil film Nizal Nizami Garadu, directed by K. Balachandran. He was honored with 8 state Nandi Awards.
राइट. सो नोटेड वेटरन एक्टर शरत बाबू, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 71. राइट. सो ही हैज वर्कड इन कन्नड़ा, मलयालम एंड Hindi films. The states of Gujarat and Maharashtra commemorated their 63rd Foundation Day on 1st May 2023. Gujarat celebrates its 63rd Foundation Day as Gujarat Gaurav Divas, and Maharashtra are also celebrated as Maharashtra Din. During the event, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel virtually inaugurated and laid the foundation stone for various projects in Jamnagar worth rupees 300 crores. Gujarat was carved out of the Bombay state on 1st May 1960 after the Bombay Reorganization Act 1960. Right? तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही स्टेट्स ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया ऑन द 1st May. राइट. अब 1st May 1960 को दीज टू स्टेट्स वर फॉर्म. पहले क्या होता था? पहले बोथ टुगेदर वर नोन एज द बॉम्बे स्टेट. राइट. फिर 1st May 1960 से ये दोनों अलग स्टेट्स हो गए. एक स्टेट हो गया महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट हो गया आपका गुजरात. राइट. एंड दिस वाज एनफोर्स्ड थ्रू द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960. राइट. देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे is observed annually on 3rd May to raise awareness about the importance of freedom of the press. This year marks the 30th anniversary of World Press Freedom Day. Theme 2023, Shaping a Future of Rights. Freedom of expression as a driver for all other human rights. This day was first proclaimed by UNESCO in 1991 in response to the increasing number of attacks on journalists around the world. Right? World Press Freedom Day. Date is 3rd May. And this is to raise awareness about the importance of freedom of the press. इस बार का थीम है Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights. Right? जो सारी ही human rights हैं उनका driver is considered to be the freedom of expression. तो सबसे पहले ये डे जो है वो प्रोक्लेम किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1991 में. राइट. एंड दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. World Red Cross Day is celebrated on 8th May every year to honor the birth anniversary of Henry Dunant, who founded the Red Cross. World Red Cross Day is also known as Red Crescent Day. The theme of World Red Cross Day 2023 is Everything we do comes from the heart. This day recognizes the significant contributions of the International Red Cross toward providing humanitarian services to individuals regardless of their race, religion or political beliefs. Right? World Red Cross Day है 8th May. Right? It is also known as Red Crescent Day. And इस बार का जो theme है वो है Everything we do comes #from the heart. World Thalassemia Day is celebrated every year on 8th May to create awareness about the disorder and explore treatment options. 2023 का थीम है Be Aware, Share, Care, Strengthening Education to Bridge the Thalassemia Care Gap. This day was created by Panos Anglojos, President and founder of the Thalassemia International Federation in 1994. Thalassemia is a genetic blood disorder that is inherited by children from their parents. Right? So thalassemia एक डिसीज होती है. राइट. जहाँ पे ब्लड आपको बार बार इन्फ्यूज करना पड़ता है इन द चाइल्ड बिकॉज दे हैव इनहेरिटेड एक ब्लड डिसऑर्डर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. राइट. तो इस बार का जो थीम है वो है बी अवेयर, शेयर केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप. International Museum Day is observed annually on 18th May in order to recognize the vital role that museums play in fostering cultural exchange. Theme: Museums, Sustainability and Well-being. This theme highlights the crucial role that museums can assume in advancing the concepts of well-being and sustainability. This day was first celebrated 4 decades ago in 1977 by International Council of Museums. Right?
सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे एनुअली 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है एंड दिस इज इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज जो वाइटल रोल म्यूजियम्स प्ले करती हैं कल्चरल एक्सचेंज में। इस बार का थीम है म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, राइट। सो दिस थीम इवन हाईलाइट्स द क्रूशियल रोल दैट म्यूजियम्स कैन अज्यूम इन एडवांसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले 1977 में इसको सेलिब्रेट किया गया था बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। The world observed the International Day for Biological Diversity on 22nd May to increase understanding and encourage the preservation of the Earth's diverse ecosystems. 2023 theme, From Agreement to Action, Build Back Biodiversity. The origins of the International Day for Biological Diversity can be traced back to the United Nations Conference on Environment and Development, commonly referred to as the Earth Summit, which took place in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. Right, so we are talking about International Day for Biological Diversity. Date है 22nd May, right? इसी दिन Earth Summit हुआ था, right? So the origins of the International Day for Biological Diversity can be traced back to the United Nations Conference on Environment and Development, commonly known as UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, which took place in Rio de Janeiro, Brazil in 1992, right? वहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का, राइट, एंड इसीलिए हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट करते हैं। Larsen and Toubro board has appointed S.N. Subramanian as chairman and MD with effect from 1st October 2023. He will succeed A.M. Naik, who steps down as non-executive chairman of the L&T Group at the end of his tenure on 30th September 2023. Currently, S.N. Subramanian is serving as the CEO and MD of L&T. He has also worked as Deputy MD and President, leading L&T's infrastructure business to its position as the country's largest construction organization. So, Larsen and Toubro के board ने appoint किया है नया chairman and MD, which is S.N. Subramanian, right? He is the current CEO and MD, and इनको chairman बना दिया जाएगा after A.M. Naik is going to step down from the non-executive chairmanship. उनका tenure खत्म होने वाला है, right? Next, we have Praveen Sood was appointed as the new CBI director for a period of 2 years. He would replace current CBI director Subodh Jaiswal, who will retire on 25th May 2023. He started his career in Mysore as Assistant Superintendent of Police in 1989. Later, he served as Superintendent of Police Bellary and Raichur before being posted in Bengaluru as Deputy Commissioner of Police. Right? So Praveen Sood is the new CBI director. है ना, इनका जो मेजर सर्विस रहा है वो रहा है कर्नाटका में. He is an IPS, obviously, right, because he started his career as the Assistant Superintendent of Police. Then he served as Superintendent of Police of SP of Bellary and Raichur district, और उसके बाद ये बन चुके थे Deputy Commissioner of Police Bangalore में. Ravneet Kaur has been appointed as the chairperson of the Competition Commission of India for 5 years. She has replaced CCI member Sangeeta Verma, who has been serving as an acting chairperson since October 2022. There has been no full-time chairperson for the competition regulator since Ashok Kumar Gupta was demitted from office. The chairperson will get a consolidated salary of rupees 4,50,000 per month without a house and a car. Right? So Ravneet Kaur जो है इनको अपॉइंट किया गया है as the new chairperson of the Competition Commission of India. Right? This is the India's anti-competition regulatory. Right? Basically जो मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स लिए जाते हैं, कंपनीज एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर लेती है, उनको वॉच डॉग बेसिकली वो है CCI, Competition Commission of India. राइट? आप जब भी देखते हो कि when two big companies announce that they are going to merge, सबसे पहले they have to seek approval from the Competition Commission of India, right? Because Competition Commission of India evaluate करता है कि ये जो इनका merger है या ये जो इनका acquisition है, is it going to harm the competition, right? Is it going to twist the market in their favor?
इफ इट इज नॉट गोइंग टू डू सो देन उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको परमिशन दे देती है, राइट. सो एंटी कॉम्पिटिशन मेजर्स को चेक करती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. इनकी नई चेयरपर्सन बनी है रवनीत कौर एंड इनका टेन्योर होने वाला है 5 साल का. एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित took over as the deputy chief of the air staff. He is a qualified flying instructor as well as an experimental test pilot. With over 3,300 years of flying experience on fighter, trainer and transport aircraft, he participated in the operations Safed Sagar and Rakshak. He is an alumnus of NDA and was commissioned in the fighter stream in 1986. He is a graduate of the Staff Course Bangladesh and National Defence College, New Delhi. Right? So, Air Marshal Ashutosh Dikshit is the new Deputy Chief of the Air Staff. Right? इनका 3,300 आवर्स से भी ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है एंड हर तरफ के एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में. राइट. एंड ये एनडीए के अलमनस हैं, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी. एंड ये ग्रेजुएट हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली और स्टाफ कोर्स बांग्लादेश से. मनोज सोनी हैज टेकन ओथ एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी on 16th May 2023. He administered the oath of office and secrecy as chairman of UPSC by Smita Nagaraj, a senior member of the commission. He joined the commission as a member on 28th June 2017 and has been performing the duties of the UPSC chairman since 5th April 2022. He served as Vice Chancellor at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University and Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. Right? So UPSC, that is Union Public Service Commission के नए चेयरमैन की ओथ ली है मनोज सोनी साहब ने, है ना. एंड इन्होंने कमीशन को ज्वाइन किया था एज अ मेंबर ऑन 28th June 2017. राइट. सो सिंस 2017 ही इज पार्ट ऑफ द यूपीएससी. राइट. यूपीएससी में बेसिकली चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं. तो ये पहले इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ मेंबर एंड नाउ ही हैज बिकम द chairman of UPSC, right? Now, next, Linda Yaccarino has been appointed as the Chief Executive Officer of Twitter. Prior to this, she was serving as the head of advertising at NBC Universal. She had served 19 years at Turner Entertainment and has been credited with dragging the network's ad sales operation into the digital feature. She is an alumna of Penn State University, having studied liberal arts and telecommunication. In October 2022, Elon Musk completed $44 billion acquisition of Twitter. Right? So, we all know that last year, Elon Musk acquired Twitter. Right? So, Elon Musk bought Twitter for $44 billion and he has also replaced the CEO. Right? Last CEO कौन थे? पराग अग्रवाल. Right? अब उनको रिप्लेस करके नई सीईओ बनी है ट्विटर की लिंडा याकरिनो. राइट. देन अर्जुन राम मेघवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन लॉ मिनिस्टर. ही इज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, सोशल वर्कर एंड फार्मर who later turned politician from Rajasthan. Currently, he is serving as the Minister of State for Parliamentary Affairs and Minister of State for Culture. He has also served as the Union Minister of State and Ministry of Finance from 2016 to 2017. He has replaced Kiren Rijiju, who will now handle the Ministry of Earth Sciences. Right? तो किरण रिजिजू जो हैं ये थे अभी तक यूनियन लॉ मिनिस्टर. राइट. अब इनको नया पोर्टफोलियो दिया गया है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. राइट. सो किरण रिजिजू हैज नाउ बीन शिफ्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड नए यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल. राइट. ही इज द यूनियन लॉ मिनिस्टर. साथ ही साथ ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर. राइट. अगर इनका हम बैकग्राउंड देखें तो ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं. राइट. ही इज अ फार्मर, ही इज अ सोशल वर्कर एंड इन्होंने फिर आफ्टर हिज सर्विस इन द IAS ही जॉइंड द पॉलिटिक्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान.
Siddaramaiah took oath as the 24th Chief Minister of Karnataka for the second time. Apart from him, D.K. Sivakumar was sworn in as the Cabinet Minister and has been designated as the sole Deputy Chief Minister of Karnataka. Karnataka has a parliamentary system of government with Legislative Assembly and Legislative Council. Capital of Karnataka is Bangalore. Right? So सिद्धरामैया जो है वो बन चुके हैं 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड ये इनका सेकेंड टेन्योर है. राइट, ही हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर प्रीवियसली एंड अगेन नाउ ही हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर. राइट, और इनके जो साथी हैं डी.के. शिवकुमार, इनको बनाया गया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. Prime Minister Narendra Modi has praised the National SC/ST Hub scheme, which crossed over 1 lakh beneficiary registrations. About National SC/ST Hub scheme, it is an initiative of the Union MSME Ministry aimed to empower and promote entrepreneurs among SC/ST communities. It is implemented by the National Small Industries Corporation, a public sector undertaking under the administrative control of the Ministry of MSME. राइट, तो ये जो SC/ST स्कीम है, नेशनल SC/ST हब स्कीम, ये क्या है? ये बेसिकली यूनियन MSME मिनिस्ट्री जो है उनका एक इनिशिएटिव है. इसका एम है इज टू एम्पावर एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स जो कि SC और ST कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं. राइट, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन सी है? NSIC, विच इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन. राइट, MSME का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस. राइट, नाउ ये जो SC/ST हब स्कीम है नेशनल, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME. राइट, देन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स सर्बानंदा सोनोवाल हैज लॉन्च्ड द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 अंडर द नेम ऑफ हरित सागर. एम to promote environment-friendly practices across all our ports. It provides a comprehensive action plan for achieving targeted outcomes in terms of quantified reduction in carbon emission over defined timelines and achieving sustainable development goals. It also aims to minimize waste through reducing, reusing, repurposing and recycling to attain zero waste discharge from port operations. सो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023. राइट, एंड इस गाइडलाइंस का जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो है हरित सागर. राइट, सो हरित सागर इज द नेम ऑफ द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023. अब इन गाइडलाइंस का एम क्या है? दैट इज टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल आर पोर्ट्स. राइट, तो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस है इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है, right, which is towards achieving targeted outcomes in terms of quantified reduction in carbon emission over defined timelines and achieving the sustainable development goals. Right, what is the deadline for achieving sustainable development goals? It is 2030. Right, then it also aims to minimize waste through reducing, reusing, repurposing and recycling. Right, reduce, reuse, repurpose, recycle to attain zero waste discharge from the port operations. The 42nd summit of the Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, started in Indonesia on 8th May 2023. 2023 theme, ASEAN Affairs, Epicenter of Growth, aim to demonstrate the bloc's hopes and efforts to become the center and driving force behind global development. ASEAN is an organization formed by the governments of Malaysia, Indonesia, the Philippines, Thailand and Singapore in 1967. Aim to promote economic growth in the Southeast Asian region. Right? So ASEAN का 42nd summit. Right? ASEAN is a very important grouping of the countries. Right? Association of Southeast Asian Nations. ये इंडोनेशिया में हुआ है समिट, 42nd समिट. राइट, एंड इस बार का जो थीम है एशियान का वो है एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ
growth, and the aim is to demonstrate the bloc's hopes and efforts to become the center and driving force behind global development. Right? Then इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? देखो, एशियान कब फॉर्म हुआ था? 1967 में फॉर्म हुआ था, है ना. इसके मेंबर कंट्रीज कौन है? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर. ये सारे मेंबर फाउंडिंग कंट्रीज थे उस टाइम पे. राइट. देन 6th edition of the 2-day International Indian Ocean Conference has been started in Dhaka, Bangladesh on 12th May 2023. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has inaugurated the conference. The conference is being organized by the India Foundation in association with the Bangladesh Ministry of Foreign Affairs. 2023 theme for this conference is Peace, Prosperity and Partnership for a Resilient Future. The event is being attended by about 150 delegates. Right? तो ये है International Indian Ocean Conference. Right? This is the 6th edition of the same. ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है और ये कहाँ पे हो रहा है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में. राइट. यहाँ पे 150 डेलीगेट्स आए हुए हैं एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, वो है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर. Nepal has decided to allow India's Satluj Jal Vidyut Nigam SJVN Limited to develop a second hydropower project in the country. Presently, SJVN is developing a 900 megawatt Arun 3 hydroelectric project, a run-off river located on the Arun River in eastern Nepal. The draft project development agreement was approved by Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda and is to be signed with India's state-owned SJVN to develop the 669 megawatt Lower Arun hydropower project in eastern Nepal. Right? इंडिया का जो सतलज जल विद्युत निगम है, राइट, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट पीएसयू है ना. सो नाउ नेपाल हैज डिसाइडेड कि एसजेवीएन को अलाउ किया जाएगा टू डेवलप अ सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री ऑफ नेपाल. राइट. तो एक तो ऑलरेडी कर रहे थे, अब दूसरा भी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करेंगे नेपाल में, एसजेवीएन सतलज जल विद्युत निगम. राइट. Punjab has become the first state in India to implement the right to walk by making it mandatory for all road owning agencies to provide footpaths and cycle tracks in all future expansions of roads and construction. Reason: every month more than 10 pedestrians or bicycle riders are killed in road accidents due to encroachment on pedestrian footpaths. Road owning agencies including National Highway Authority of India, the Public Works Department, local bodies and urban development departments. Right? तो पंजाब पहला ऐसा स्टेट बना है जो इंप्लीमेंट कर रहा है राइट टू वॉक. राइट. हाउ इज पंजाब इंप्लीमेंटिंग दिस राइट टू वॉक? पंजाब ने बेसिकली ये कहा है कि जो भी फ्यूचर रोड एक्सपेंशन होंगे, राइट, अब इंडिया में देखो रोड्स कौन कौन बनाते हैं? NHAI बनाता है, देन CPWD बनाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. राइट. सिमिलरली SPWD बनाता है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. लोकल बॉडीज भी बनाती हैं, आपकी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह भी रोड्स बनाती हैं. राइट. तो जो भी एजेंसी रोड बनाएगी फ्यूचर में, वो ध्यान रखेगी कि फुटपाथ होना चाहिए उस रोड में और साइकिल ट्रैक होना चाहिए उस रोड में. राइट. एंड why has Punjab taken this step? Because they have identified that every month more than 10 people, right, the pedestrians who are walking on roads or cyclists are killed in road accident. Because हम देखते हैं कि भाई रोड्स पे जो फुटपाथ है, वॉकिंग वाला एरिया है, वहाँ पे एनक्रोच हो जाता है बिकॉज ऑफ शॉप्स एंड अदर थिंग्स. राइट. सो दिस इज टू फाइट दैट. राइट. दिस इज टू अवॉइड दैट. Right to walk has been made mandatory in Punjab. Tripura has appointed former BCCI President Saurav Ganguly as the brand ambassador of state tourism. This appointment would help to attract more visitors to Tripura and boost the tourism industry.
Tripura is a state in northeast India, bordered by Assam and Mizoram to the east and by Bangladesh to the north, south, and west. Tripura is divided into 8 districts and 23 subdivisions. Capital of Tripura is Agartala. Right? So former BCCI president Saurav Ganguly has been appointed as the brand ambassador of state tourism of Tripura. Right? तो त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एंड इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं भाई असम, मिजोरम, साथ ही साथ बांग्लादेश भी के साथ भी बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करती है त्रिपुरा, है ना. त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड 23 सब डिविजन्स हैं. कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला, राइट, एंड ही हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट टूरिज्म so as to attract more visitors to Tripura and boost the tourism industry. Prime Minister Narendra Modi will be the guest of honor at France's traditional military parade, which will be held during Bastille Day on 14th July. Right? Bastille Day. PM's visit coincides with the 25th anniversary of the strategic partnership between France and India. Bastille Day is named after the fall of a fortress that symbolized the French Revolution of 1789. PM Modi will be the second Indian Prime Minister to be the guest of honor after Manmohan Singh in 2009. Right? So Bastille Day क्यों celebrate किया जाता है? जो Bastille Fort था, right? उसको उस पे आम जनता आई थी, revolutionaries आ गए थे, right? And that term was known as the fall of Bastille, right? So जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी 1789 में एंड इसी दिन हुआ था 14 जुलाई के दिन. सो 14 जुलाई इज कमेमोरेटेड एज बैस्टिल डे एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ओनली द सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मनमोहन सिंह टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट बैस्टिल डे परेड. देन पसंग दवा शेरपा हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 14th May 2023 and become the world's second person to scale Mount Everest 26 times. Kami Rita Sherpa was the first person who climbed Mount Everest 26 times. He reached the summit along with a Hungarian climber. Pa Dawa had climbed the peak 25 times before, including twice in 2022. Since making his first successful climb of the peak in 1998, Dawa has made the trip almost every year. Right? तो करीब हर साल ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं एंड इन 2022 में तो ये 2 बार चढ़े हैं. राइट? सो ही इज ओनली द सेकंड पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट 26 टाइम्स. राइट? द फर्स्ट पर्सन वाज कामी रीता शेरपा. राइट? बोथ ऑफ देम आर शेरपा. शेरपा कौन होते हैं? शेरपा इज जो जब आप जो क्लाइंबर्स होते हैं देश दुनिया भर से जो क्लाइंबर्स आते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, राइट, सो दे डू नॉट नो द वे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू नॉट नो द टेक्निक. सो इनके एक साथ में एसोसिएट को लेके जाते हैं जिनको आप शेरपा कहते हो. राइट? दे नोज देयर वेज थ्रू द माउंटेन्स. राइट? दे आर सीजन्ड, दे आर प्रैक्टिस्ड, दे आर बेसिकली दे आर लोकल्स. राइट? ये पहाड़ी लोग होते हैं तो इनको लेके जाते हैं स्केल करने के लिए माउंट एवरेस्ट. सो कामरीता शेरपा वाज द फर्स्ट पर्सन एंड पसंग दवा शेरपा इज द सेकंड पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 26 times. European Union regulators have approved Microsoft's proposed acquisition of gaming firm Activision Blizzard for $69 billion. This approval is subject to remedies offered by Microsoft to address antitrust concerns, particularly in the field of cloud gaming. The European Commission has stated that Microsoft has addressed competition concerns while offering 10-year free licensing deals and fair market access for European consumers and cloud गेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज. राइट? तो जो यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्विजिशन है गेमिंग फर्म एक्टिविजन के साथ, एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के साथ, उसको अप्रूव कर दिया है. राइट? तो जैसे इंडिया में CCI है विच इज़ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अभी हमने देखा था कि जब भी कुछ मेजर एक्विजिशन या मर्जर की बात होती है तो आपको रेगुलेटर्स के साथ अप्रूवल चाहिए होता है. वैसे ही अभी यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है ये प्रपोज्ड एक्विजिशन. राइट? जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अक्वायर कर रहा है एक्टिविजन ब्लिज़र्ड जो कि एक गेमिंग फर्म है $69 बिलियन के लिए. राइट? एंड यहाँ पे यूरोपियन कमीशन को माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो 10 साल का फ्री लाइसेंसिंग डील्स देंगे और फ्री मार्केट एक्सेस देंगे यूरोपियन कंज्यूमर्स को एंड साथ ही साथ क्लाउड गेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी देंगे यूरोपियन कंज्यूमर्स को. ड्यूरिंग द विजिट टू जापान,
Prime Minister Narendra Modi unveiled the bust of Mahatma Gandhi in Hiroshima, Japan on 20th May 2023. The Mahatma Gandhi bust has been gifted by the Government of India to the city of Hiroshima as a symbol of friendship and goodwill between India and Japan. The 42 inches tall bronze bust has been sculpted by Padma Bhushan awardee Ram Vanji Sutar. The bust site adjacent to the Motoyasu River is close to the iconic atomic bomb dome. Right? तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड जापान एंड वहां पे इन्होंने गिफ्ट किया है टू द सिटी ऑफ हिरोशिमा अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी, राइट, जो कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो, राइट. दिस इज अ 42 इंच टॉल एंड इसके स्कल्प्टर हैं पद्म भूषण अवार्डी राम वंजी सुतर, राइट. Tata Group is the only Indian company to feature in the top 50 innovative companies 2023 list released by Boston Consulting Group BCG. Tata Group ranked 20 among the top 50 innovative companies. Top 10: Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft, Moderna, Samsung, Huawei, BYD and Siemens. BCG's list parameters are superior performance, higher resilience to shocks and disruptions, and the ability to exploit innovation faster for value creating growth, among other things. Right? So Boston Consulting Group, जो कि दुनिया का one of the most respected and most revered consulting companies हैं, right? इन्होंने अपनी list निकाली है of top 50 most innovative firms, right? So top most जो है वो है Apple. Then you have Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft, Moderna, Samsung, Huawei, BYD, right? And जो top 50 में सिर्फ एक इंडियन कंपनी है, which is the Tata Group, right? Tata Group is the only Indian company featuring in the top 50 most innovative firms. अब इसके पैरामीटर्स क्या कहते हैं यहाँ पे BCG ने जिन पैरामीटर्स को देख के यहाँ पे रैंकिंग दी है वो है इनका परफॉर्मेंस, राइट, एंड इनका रेजिलियंस टू शॉक्स एंड डिस्ट्रप्शंस एंड देयर एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट इनोवेशंस फास्टर for value creating growth, and there are other parameters as well. The Cannes Film Festival will honor Michael Douglas with an honorary Palme d'Or. Reason: for his outstanding career and contributions to cinema, he will be honored during the festival's opening ceremony on 16th May. Douglas has worked in various films like The China Syndrome, Basic Instinct, Falling Down and Behind the Candelabra, right? तो कान फिल्म फेस्टिवल में ऑनररी पाम डॉर दिया जाएगा माइकल डगलस को, राइट, बिकॉज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग करियर एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ सिनेमा, राइट. फॉर्मर लोकसभा एमपी पंडित रामकिशन was awarded the title of Shatabdi Purush, Man of the Century in New Delhi. Reason: for his contributions as a socialist leader. The honor was bestowed on him during the birth centenary celebrations of Madhu Limai, who was a renowned socialist ideologue and also a parliamentarian. Ramkishan is considered the most senior and iconic figure in Indian socialism and has been recognized as the Socialist Shatabdi Purush. Right? So, Man of the Century, Shatabdi Purush या Socialist Shatabdi Purush का खिताब जो है वो दिया गया है फॉर्मर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंडित रामकिशन को, राइट. यूनेस्को हैज अवॉर्डेड इट्स एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज टू 3 imprisoned Iranian female journalists. The winners are Nilofer Hamidi, Ilaheh Mohammadi and Narges Mohammadi. They were recognized for their work in reporting on human rights abuses in Iran and their commitment to truth and accountability. Right? तो एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है यूनेस्को ने 3 imprisoned इरानियन फीमेल जर्नलिस्ट को दिया है, राइट. 3 फीमेल जर्नलिस्ट को ईरान ने इम्प्रिजन किया था, जिसके बारे में पूरी दुनिया भर में बैकलैश फेस करना पड़ा था ईरान एम्बेसीज को, राइट. तो उनको एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है. इनके नेम्स हैं नीलोफर हमीदी, Ilahe Mohammadi and Narges Mohammadi, right? So they were recognized for their work in reporting on human right abuses in the country Iran and their commitment to truth and accountability. President Draupadi Murmu has conferred 37 gallantry awards
to the personnel of the armed forces, CAPF, and state or Union Territory Police during the Defence Investiture ceremony in New Delhi. The 37 gallantry awards include 8 Kirti Chakras, including 5 posthumous, and 29 Shaurya Chakras, including 5 posthumous. The gallantry awards were given to the personnel for displaying conspicuous gallantry, indomitable courage, and extreme devotion to duty. Right? So, President Draupadi Murmu को दिया गया है इन्होंने दिया है she has given 37 gallantry awards. Right? आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल, CAPF पर्सनल एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पुलिस के भी पर्सनल्स को. इसमें इंक्लूड है भाई 8 कीर्ति चक्रास, 29 शौर्य चक्रास, राइट. एंड द गैलेंट्री अवार्ड्स वर गिवन टू द पर्सनल फॉर डिस्प्लेइंग कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री which is bravery, indomitable courage and extreme devotion to duty. PM Modi has been conferred with the highest honors by Fiji and Papua New Guinea. He was conferred with the Companion of the Order of Fiji by his Fijian Prime Minister Sitiveni Rabuka for his global leadership, while Papua New Guinea conferred its highest civilian order, Grand Companion of the Order of Logohu, for championing the cause of unity of Pacific Island countries. Prime Minister Modi is on a visit to Papua New Guinea to attend the 3rd India-Pacific Islands Cooperation Summit. Right, so 2 countries, Fiji और पैपुआ न्यू गिनिया, इन्होंने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को. राइट, जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है वैसे जो इनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है. Dubai, United Arab Emirates will host the inaugural edition of the Global Chess League from 21st June to 2nd July 2023. The Chess League will be held in association with Dubai Sports Council, the hosting partner of the league. It will feature 6 teams with 6 players each, including a minimum of 2 female players and 1 icon player per team. The 6 teams will compete in a round-robin format where each team will play 10 matches. GCL is a joint venture of FIDE and Tech Mahindra. Right? GCL stands for Global Chess League. तो सबसे पहली बार ग्लोबल चेस लीग हो रहा है. राइट, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है IPL, राइट, वैसे ही चेस के लिए ग्लोबल चेस लीग हो रहा है. ओनली डिफरेंस इज इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए होता है. राइट, यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो चेस का टूर्नामेंट हो रहा है ग्लोबल चेस लीग. राइट, सो ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन फीडे जो है सेंट्रल अथॉरिटी है जो चेस की रेगुलेटरी बॉडी है, एंड साथ ही साथ टेक महिंद्रा. राइट, इंडिया की कंपनी है टेक महिंद्रा, इनका जॉइंट वेंचर है GCL ग्लोबल चेस लीग. कहाँ पे होगा ये दुबई में होगा. Daniil Medvedev from Russia has clinched his maiden Italian Open 2023 title after beating Holger Rune. It is Medvedev's 5th title of 2023 and victory lifts him above Novak Djokovic to 2nd in the world rankings. Other winners, women's single title Elena Adona Rybakina, who is a Kazakhstani player, after defeating Annalena Kalinina. Men's double Hugio Nice and Zelinski. Then women's double Storm Sanders and Elise. Right? तो इनका सबसे पहला इटालियन ओपन जीता है डानिल मेडवेडेव ने. राइट, इट इज हिज फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल. डानिल मेडवेडेव रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, नीरज चोपड़ा हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 in the men's javelin throw with 1455 points. Anderson Peters from Grenadian ranked 2nd, followed by Jakub Vadlich and Julian Weber. Neeraj Chopra also became the first Indian to win a gold medal in a track and field event at the Tokyo Olympics. In 2023, he won the Diamond League in Doha with a world leading effort of 88.67 meters. Right? So, Neeraj Chopra has become the new world number 1 in men's javelin throw. वर्ल्ड मेंस जैवलिन थ्रो में सबसे नंबर 1 जो रैंकिंग है वो है अब नीरज चोपड़ा की. राइट, 2nd है एंडरसन पीटर्स, 3rd है जाकुब वेडलेचक
एंड फोर्थ हैं जूलियन वेबर, राइट। नीरज चोपड़ा हमको पता है कि ही मेड द कंट्री प्राउड बाय विनिंग gold medal in the Tokyo Olympics, which is the first Indian to win gold medal in a track and field event in Olympics. Adidas would become the new kit sponsor of the Indian national cricket team. Right? Adidas is going to be the new kit sponsor of the Indian national cricket team. So in 2020, the BCCI signed a 3-year deal with the Mobile Premier League MPL's sports merchandise brand MPL Sports to replace American sportswear manufacturer Nike. Clothing brand Killer Jeans became an interim sponsor after that deal ended prematurely and their contract will expire on 31st May 2023. Right? So पहले Nike was the brand ambassador, उसके बाद then Killer Jeans, and now Adidas is the new kit sponsor of the Indian national cricket team, and this is how the Adidas kit is going to look, which with the branding of Adidas here and the famous 3 striped on the shoulders. Right? NASA has selected Blue Origin to make its lunar lander for Artemis 5th, a mission slated to put astronauts near the moon's south pole in 2029. The Blue Origin contract will provide NASA with a second ride to the moon. Blue Origin will work with several industry parameters like Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic, and Honeybee Robotics. Blue Origin plans to use its New Glenn rocket, which has never flown before, to launch both its lander and this refueling shuttle. Right? तो Blue Origin जो कि एक स्पेसटेक कंपनी है, उनको सेलेक्ट किया है नासा ने टू मेक इट्स लूनर लैंडर आर्टेमिस द 5th. राइट? लूनर लैंडर, लूनर स्टैंड्स फॉर मून, तो मून पे लैंड करने वाला जो आर्टेमिस 5th है वो बनाएगी ब्लू ऑरिजिन. राइट? सो दिस इज अ मिशन जो कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगी नियर द मून साउथ पोल इन 2029. राइट? सो जो चंद्रयान 2 हमने देखा था, चंद्रयान 2 वाज टू लैंड एट मून साउथ पोल, जो कि वाज अनसक्सेसफुल. वहां तक एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगा बाय 2029 दिस आर्टेमिस द 5th. राइट? सो this Blue Origin contract will provide NASA with a second ride to the moon. India's defense production has increased by more than 12% from last fiscal year and crossed the 1 trillion rupees threshold for the first time. Reason: India is reducing its reliance on imports from countries such as Russia. The value of India's local defense production jumped to 1.07 trillion rupees as on 31st March 2023 and was expected to rise further once data from some private defense companies came in. Right? तो जो इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन है वो 12% से बढ़ गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. राइट? तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 ट्रिलियन रुपीज थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन ने. राइट? मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज पहली बार ऐसा हुआ है. सो इंडिया इज रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज सच एज रशिया. वो खुद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. राइट? अभी तक सबसे मेजर जो हम इम्पोर्टर थे वो इंडिया था. राइट? सबसे मेजर डिफेंस इम्पोर्टर, एंड वी रिलाइड वेरी हेविली ऑन कंट्रीज लाइक रशिया एंड यूएसए, फ्रांस, राइट, इजराइल. नाउ द वैल्यू ऑफ इंडियाज लोकल डिफेंस प्रोडक्शन जम्प्ड टू 1.07 trillion rupees. Right? And it was expected to rise further once data from some private defense companies came in. Space startup VAST is aiming to launch a school bus-sized space station to orbit by late 2025 in association with Elon Musk's rocket firm SpaceX. The cylindrical spacecraft, dubbed Haven 1, is the latest platform planned as a replacement for the International Space Station ISS. The ISS is expected to retire in 2030. In 2021, NASA awarded $415 million in development funds to 4 companies including Northrop Grumman and Blue Origin. Right? तो वास्ट और SpaceX साथ में मिलकर एक स्कूल बस साइज का स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो कि लेट 2025 पे ऑर्बिट करेगा. राइट? स्पेस स्टेशन, एंड ये रिप्लेस करेगा ISS विच इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि रिटायर हो रहा है 2030 में. राइट? इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर Airawat has secured the 75th position in the prestigious top 500 global supercomputing list.
The announcement was made during the 61st edition of the International Supercomputing Conference held in Germany. Airavat PSAI stands as India's largest and fastest AI supercomputing system with a remarkable speed of 13,170 teraflops. Other Indian supercomputers, Param Siddhi AI, Pratyush and Mihir, इनका रैंकिंग है 131, 160, 360, राइट. तो जो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें इंडिया का जो एआई सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, दैट हैज सिक्योर्ड द 75th पोजीशन, राइट. तो ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली हुआ था जर्मनी में एंड वहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है. सो Airavat PCI stands as India's largest and fastest artificial intelligence supercomputing system, right? इसका स्पीड है 13,170 teraflops. और जो बाकी इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं जैसे कि परम सिद्धि एआई विच इज 131, प्रत्युष 169 रैंक है और मिहिर है 316 रैंक पे. सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू.